किसान परिवार में जन्मे राजपाल सिंह राठौर आयरलैंड से लाखों रुपए की नौकरी छोड़ संपूर्ण भारत में युवाओं को राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जोड़ने का कर रहे हैं कार्य। उनका कहना है कि राष्ट्रहित ही हमारा सर्वोपरि धर्म होना चाहिए। युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकते हैं। और क्या कुछ कहते हैं हाल ही में भारत सरकार में राष्ट्रीय युवा सलाहकार समिति सदस्य के रूप में चयनित राजपाल सिंह राठौर। देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ संवाददाता पवन वैष्णव की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन वैष्णव आज आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे खास शख्स से जो देश को बदलने का जज्बा रखते हैं। सामान्य तौर पर देश को बदलने की बात करते हैं देश के नेता, लेकिन हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वह नेता न होकर एक इंजीनियर है। उन्होंने लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर देश सेवा को चुन लिया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है राजपाल सिंह जी राठौर, जो कि किसान पुत्र होने के साथ साथ इंजीनियर भी हैं और अब उन्होंने राष्ट्र निर्माण को चुन लिया है। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के माध्यम से इन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी अर्पित की है। नमस्कार राठौर साहब। नमस्ते। आप आयरलैंड जैसे देश में गए थे, वहां पर आपने नौकरी भी की, साथ में भाजपा के सहयोगी संगठन का निर्माण भी किया। उसके बाद उस देश को छोड़कर भारत को चुनने का क्या कारण है? अपने देश को वैसे चुनना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जब किसी एक दूसरे देश में रहते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ पे कि जब घर से बाहर रहते हैं तब व्यक्ति को घर की महत्ता ज़्यादा पता पड़ती है। तो अपने देश को चुनने की ज़रूरत नहीं थी। हमेशा एक देश के प्रति काम करने का जज्बा जीवन में हमेशा रहा है। और जब मौका मिला कि आयरलैंड से नौकरी छोड़ करके भारत वापस आ सकते हैं और यहाँ पे माँ भारती के लिए कुछ कर सकते हैं, तो फिर मैंने उसमें संकोच नहीं किया और भारत वापस आ गए। आज अभी हाल ही में आपका चयन प्रधानमंत्री मोदी जी की युवा सलाहकार परिषद में हुआ है, जिसमें देश के मात्र 5 लोगों का चयन हुआ है। उसमें मध्य प्रदेश से एकमात्र आप ऐसे युवा हैं जिसमें आपका चयन हुआ है। क्या विजन रहेगा इसको लेकर आपका? चूँकि हम सबको पता है कि भारत देश युवाओं का देश है और जो दुनिया है उसको हमेशा से 35 से 40 वर्ष के कम लोगों ने उसको चलाया है। अगर आप पूरी दुनिया के ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे जिनके कारण ये दुनिया पूरी तरीके से बदली हुई है, तो उसमें से 90% ऐसे लोग निकलेंगे जो कि 35 से 40 वर्ष से कम आयु के रहे हैं। भारत देश की जो 60% से ज़्यादा की जनसंख्या है वो अभी 35 वर्ष से कम आयु की है। नरेंद्र मोदी जी अपने विचारों से बहुत युवा है। वो ऐसा मानते हैं कि भारत देश की जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, वो जो भी पॉलिसीज़ बनाए उन पॉलिसीज़ में भारत के युवाओं की आशा और अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके कार्य हो, ऐसा उनका विजन है। क्योंकि जब युवाओं की आशा और अपेक्षाओं को सरकार समाहित करेगी अपनी पॉलिसीज़ में, तो डेफिनेटली जो एक चेंज है, जो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, वो चेंज दिखने लगेगा। तो उस चेंज को साकार करने के लिए भारत देश के युवाओं की अपेक्षाओं को सरकार की पॉलिसीज़ में कैसे इंक्लूड कर सके, उसके लिए ये समिति का गठन हुआ है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के माध्यम से देश भर के हर एक जोन से जो 5 युवाओं का चयन हुआ है, वो अपनी ग्राउंड पे जो उन्होंने कार्य किया है उन चीज़ों से इनपुट लेकर के और सरकार को देंगे और सरकार आगे उस पर कार्य करेगी। आज आप जिस स्तर पर पहुंचे हैं, कितना बड़ा योगदान है परिवार का? आप एक चूंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, न किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं। आप आज इस ग्लैमर के इस युग में, मतलब राजनीति के इस परिदृश्य में आप इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आप मोदी जी की टीम में चयनित हुए हैं उनको सलाह देने के लिए। कितना गौरवशाली क्षण रहा होगा जब आपका चयन हुआ, कैसा अनुभव करते हो? आगे युवाओं के लिए क्या विजन आपका स्वयं का है? देखिए, मैंने एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की जो उन्नति होती है उसमें वो स्वयं कम भागीदार होता है और उसके आसपास का जो परिदृश्य है, जिसमें उसका परिवार आता है, उसका गांव आता है, एक सोसाइटी एज अ होल जो चलता है चक्र,
वो चक्र मायने रखता है। तो जहाँ तक जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, NYAC नेशनल यूथ एडवाइजरी काउंसिल में जो चयन हुआ है उसमें पूरे समाज का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का उसमें योगदान है, क्योंकि संगठन ने ऐसे व्यक्ति की पहचान की है जो ग्राउंड लेवल पर कार्य करता है। तो इसमें इन सब चीज़ों का सहयोग हुआ है, रहा है, तभी इस समिति में चयन हुआ है। और जहाँ तक विजन की बात है तो मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि भारत देश को अपनी पॉलिसीज़ वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। भारत अपने आप में एक बड़ी एंटिटी है, भारत का गांव अपने आप में एक एंटिटी है। तो गांव कैसे मजबूत होगा, जो महात्मा गांधी जी हमेशा बात करते थे कॉटेज इंडस्ट्री की, ग्राम स्वराज की, उस चीज़ को ध्यान में रख करके सरकार को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और हमारी सरकार बना भी रही है। तो मेरा तो हमेशा से यही विजन रहा है कि हम स्वयं के लिए पॉलिसीज़ स्वयं के अनुभवों के आधार पर बनाएं और पुराने समय में भारत जो एक बड़ा हब था दुनिया में एक्सपोर्ट का, वो हब किस कारण था, उसके पीछे कैसी चीज़ें चलती थी, उनको स्टडी करके आज के समय की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाए। उसमें दोनों चीज़ों का समावेश होना चाहिए, पुराना हमारा जो रिकॉर्ड है वो और आज की चुनौतियाँ जो है वो, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर पॉलिसी बनेगी तो कहीं ना कहीं हम विश्व गुरु बनने की ओर ज़्यादा तेज गति से अग्रसर होंगे। तो मेरा यही एक विजन है कि गांव सशक्त होना चाहिए तो भारत ऑटोमेटिकली सशक्त हो जाएगा। आप कई गांवों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चों को संबोधित करते हैं, किस तरीके का परिवर्तन आप नई जो युवा पीढ़ी है उसमें अनुभव करते हैं या उनको डेवलप करने का किस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मेरा प्रयास तो इतना रहता है कि हमारा जो युवा है, जो आज कॉलेजेस में है या गांव में है या कहीं नौकरी कर रहा है, उनको वैचारिक रूप से परिपूर्ण होना पड़ेगा। उनको इस बात की समझ रखनी पड़ेगी कि मेरे देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनको इस बात का पता होना चाहिए कि देश को आगे ले जाने के लिए उनकी स्वयं की क्या क्या जिम्मेदारियां है। मतलब अगर मैं ऐसी बात करूं कि जो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी कंट्री के लिए क्या क्या होनी चाहिए, जब तक इस चीज़ का भाव हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के मन में नहीं जागेगा, तब तक हम बहुत आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जिस दिन ये भाव सब में जागृत हुआ तो हम बहुत तेज गति से पूरी दुनिया में आगे निकल पाएंगे। जैसा मैं हमेशा से एक चीज़ सोचता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स है जो संविधान में भारत के नागरिकों को प्राप्त है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबको पता है, परंतु उसके आगे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा कि हमारे संविधान ने जो हमारी ड्यूटीज़ तय की है अपने देश के लिए, उन ड्यूटीज़ को भी हमें याद रखना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। क्योंकि आप युवा परिषद में जुड़े हैं, सलाह देंगे परिषद में, मेरा एक सवाल है आपसे कि आज का युवा शहरों की ओर जा रहा है, गाँवों को छोड़कर। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से थे, आप तो विदेश में गए और विदेश छोड़कर वापस अपने देश में आ गए। युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर रुख कर रहे हैं? क्या वह सही है या ग्रामीण क्षेत्र में ही रहकर वो कुछ अच्छा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जो भारत की जो 60% जनसंख्या है जो गांव में निवास करती है, 1980 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 20 से 25 वर्षों में 40 से 45 करोड़ भारत के लोग गांवों से शहरों में चले जाएंगे। जब ये लोग गांव से शहरों में गए तो गांव से शहर में जाने के पहले वो किसान थे, परंतु शहर में जाने के बाद में वो दिहाड़ी मजदूर बन गए। अभी जो रिवर्स पलायन हुआ है वापस से, रिवर्स माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं, कि लगभग 5 करोड़ लोग कोरोना के कारण वापस से अपने अपने गाँवों में बड़े बड़े शहरों से निकल करके गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए।
गांव में रह करके गांव को आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा उस गांव के युवाओं को उठाना चाहिए। आज सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो गांव को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन्स देती है, गाइडेंस देती है, रिसोर्सेज मुहैया करवाती है। सरकार इसकी कोशिश कर रही है। और उसके साथ ही अगर आप शहर में जाकर के एक छोटी नौकरी कर रहे हैं तो आप केवल और केवल अपने घर का ही भला कर पा रहे हैं, परंतु यदि आप गांव में रह करके कोई छोटी मोटी यूनिट या कुछ अच्छी खेती, उन्नत खेती करेंगे तो आप अपने साथ साथ में समाज का भी भला करेंगे। तो हमें सेल्फ सेंट्रिक ना हो करके सोसाइटी एज अ होल इस चीज को ध्यान में रख करके केवल एक नौकरी के लिए भटकने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। आज के इस माहौल में युवाओं को अगर वो गांव में रह करके भी कुछ अच्छा करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी। उसके साथ ही एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि श्रम की हमेशा वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। हमें पुराने हमारी संस्कृति है ऐसी भारत की कि हम कर्म की पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांव में रह करके अगर काम करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे और शहर में जाकर के कोई नौकरी करेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। इस मानसिकता को हमें बदलना होगा और श्रम की महत्ता को समझना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आसान होगी और फिर ये जो गांव और शहर के बीच की जो खाई है उसको हम पाट पाएंगे। अन्यथा ये खाई बढ़ती जाएगी और गांव का भारत अलग हो जाएगा और शहर का इंडिया आगे चल करके अलग हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है मेरा कि आज राजनीतिक जो है अपने नैतिक मूल्यों में गिरावट की ओर जा रही है। राजनेताओं को जो लोग अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं कि वो हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, देश का विकास करेंगे, वो चुनने के बाद जब वो चयनित हो जाते हैं तो वो आम मुद्दों से भटक कर एक ऐसी दिशा की ओर चले जाते हैं जिससे लोगों का कोई विकास नहीं होता है। कैसा मानते हैं आप इसको? मेरे ख्याल से मैं इसमें उन लोगों की गलती, नेताओं की गलती तो नहीं मानूंगा। मैं इसमें जो जन सामान्य है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो चुनाव में जब वोटिंग के लिए जाते हैं तो उसके पहले उनके सामने जितने ऑप्शंस है उनको अच्छे से स्टडी करें और ये ध्यान रखें कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा व्यक्ति ज़्यादा सही होगा। उसका चुनाव करने के बाद जब वो जीत जाए तो उसके बाद भी उस व्यक्ति पर बराबर दबाव बनाए रखें कि आपको हमने विकास के लिए चुना है, ना कि किसी दूसरी चीज़ों के लिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कई बार इलेक्शंस हो जाने के बाद में लोग नेताओं को या तो छोड़ देते हैं या दबाव बनाना छोड़ देते हैं या फिर चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि कई बार ऐसा सब जगह पे नहीं होता है, क्योंकि कई हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छे काम अपने क्षेत्र में करके दिखाए हैं, वो एक मॉडल्स हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने, कई बार ऐसा सब जगह पे नहीं होता है, क्योंकि कई हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छे काम अपने क्षेत्र में करके दिखाए हैं, वो एक मॉडल्स हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने उस समय गुजरात के हर एक गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति थी। ये 2008 और 9 की बात है। आज से 12 साल पहले गांव-गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचना अपने आप में बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री मोदी जी पशुधन की सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश भर में एक मेला लगाते थे। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गर्मी के दिनों में उनकी पूरी सरकार गाँव में स्वयं जाती थी। तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने आप में एक मॉडल खड़ा किया है। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को भी कुछ, जैसे काफ़ी सारे लोग तो ठीक ठाक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, परंतु जो लोग नहीं कर पाते हैं उन्हें इन मॉडल्स को स्टडी करना चाहिए और फिर अपने क्षेत्र में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करना चाहिए। एट द सेम टाइम जनता को भी अपने जनप्रतिनिधियों से थोड़ी सी अपेक्षाएं अलग तरीके से रखना चाहिए। जब आपकी अपेक्षाएं विकास के लिए ही होगी तो विकास होगा। अगर आपकी अपेक्षाएं किसी दूसरी चीज़ों के लिए होगी तो फिर विकास नहीं होकर के दूसरी चीज़ें होने लग जाएगी। आज भी जब भारत के क्षेत्रों में चुनाव लड़े जाते हैं तो जातिवाद जैसा मुद्दा हावी होता है, कितना सही मानते हैं?
कितना गलत या सही है? मेरे ख्याल से ये समाज की बहुत बड़ी विकृति है जो पिछले 200-300 सालों से लगभग समाज में आई है। भारत देश कभी भी जातिवाद के पाश में कभी फंसा नहीं था। अगर आप देखेंगे तो संत रविदास को मेवाड़ महाराणा ने अपने राजगुरु की उपाधि दी थी। उनकी पुत्र वधू मीराबाई, संत रविदास उनके गुरु थे। मेवाड़ के किसी ऐसे बड़ी जागीर या बड़े ठिकाने में ऐसा नहीं था जिसमें संत रविदास का सम्मान ना होता हो। हमारे यहाँ हमेशा से ज्ञान को ऊपर रखा गया है और कर्म से व्यक्ति बड़ा बनता है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में अगर आप देखेंगे तो भारत देश ने हमेशा ज्ञान की पूजा की है, कर्म की पूजा की है। जाति आधारित चीज़ें कभी रही नहीं, परंतु पिछले 300-350 सालों में कुछ अंग्रेजों के कारण और कुछ वामपंथियों के कारण और कुछ उसके पहले मुस्लिम इन्वेजन के कारण हमारे यहाँ पे जो एक समाज में विकृति फैलाई गई या एक भ्रामक चीज फैलाई गई जिसमें छुआछूत भी आया, तो ये चीज़ें इसने हमारे समाज को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समरसता के लिए काम करता है क्योंकि पूरा समाज एक ही है। भारत भूमि पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो ये चीज़ थी ही नहीं कभी। आप अगर भगवान राम को देखेंगे तो वो जब वो तो एक राजा थे, राजकुमार थे, परंतु जब उन्हें नदी पार करनी थी तो वो केवट से निवेदन करते हैं कि मुझे नदी को पार करा दो, और केवट उनसे उन्हें जब नदी पार कराता है तो भगवान केवट को गले लगाते हैं, निषादराज को गले लगाते हैं। भगवान राम एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी इतने मीलों दूर पैदल चल करके शबरी के आश्रम में जाते हैं। शबरी जो कि एक भील समुदाय से थी और उसको अपनी माँ कहते हैं, उसके झूठे बेर खाते हैं। तो वो केवल एक घटना नहीं थी, वो एक सूचक था उस समय कि आज से हजारों साल बाद भी यदि भारत के ऊपर कोई क्वेश्चन करेगा या प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो उस समय यही राम और यही शबरी की घटना लोगों के सामने रहेगी और वो कहेंगे कि भारत ये है कि एक राजकुमार अपनी भीलनी माँ के पास में उसके झूठे बेर खाने के लिए जाता है, क्योंकि हमारा देश प्रेम के ऊपर चलता है, सौहार्द के ऊपर चलता है। हमारे यहाँ जातिवाद कभी रहा नहीं, परंतु एक ये दुर्भाग्य रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ये चीज़ें हमारे समाज में आई है। इसके लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना चाहिए। दुनिया के किसी भी अगर विकसित देश को आप देखेंगे तो जब तक वहाँ की सोसाइटी एक नहीं हुई है वो देश विकसित नहीं हुआ है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है अलग, हम तो एक ही हैं। बस उस विचार को वापस से अपने मन के अंदर जागृत करना है ताकि एक परिवार के रूप में हम सब चलते हुए आगे बढ़े और राजनीति में जातिवाद का जो जहर है उसको जड़ से खत्म करने के लिए जन सामान्य को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी जातिवाद और परिवारवाद में भरोसा नहीं रखती है। इसीलिए आप अगर संसद की आज रचना देखेंगे तो हमने ऐसी जगह पे ऐसे कैंडिडेट्स उतारे जहाँ पे उनकी पर्टिकुलर जाति का जो वोट प्रतिशत है वो 1 या 2% भी नहीं रहा है, परंतु हमने हमेशा से ज्ञान को तवज्जो दी है और उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जन सामान्य को भी इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए कि जातिवादी विचारधारा को छोड़ करके सोसाइटी एज ए होल, पूरा समाज अपना है ऐसा सोच करके वोटिंग भी करनी पड़ेगी, तब ही हम लोग सब आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग पीछे छूट जाएंगे। जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने कई देशों की यात्रा है, कई देशों में गए भी, भारत को भी आपने नज़दीकता से देखा है, दूसरे देशों को भी नज़दीकता से देखा है, रहे भी हैं आप। वहाँ की संस्कृति और भारत की संस्कृति में क्या अंतर है? किस प्रकार से श्रेष्ठ है हमारा भारत अन्य देशों से? देखिए, भारत वैसे तो सभी देश अपने आप में श्रेष्ठ होते ही हैं, परंतु हमारी संस्कृति जो है वो, मैंने एक बात अभी कही थी, वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति है।
हमारे यहाँ पे अगर पड़ोसी को भी कोई दुख दर्द होता है तो हमारे अपने घर में उस दर्द को महसूस किया जाता है। उसकी सहायता के लिए हम कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है तो भी कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं, या फिर मन में तो एक कम से कम संवेदना का भाव होता है। ये चीज़ हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारा देश परिवार मूलक देश है, जहाँ पे संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय दूसरे देशों के, और ये हमारी एक ताकत है। और इसीलिए हमारा देश बाकी देशों से अलग है। हमारा परिवार हमेशा से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है हमारे देश में, बाकी चीज़ें कम महत्वपूर्ण रही है। तो अपने यहाँ तो परिवार के लिए और माता पिता के वचन को निभाने के लिए एक लड़का अपनी राजगद्दी छोड़ करके वनवास भी भोग सकता है। तो हमारा देश इस परिदृश्य में सभी देशों से अलग है। ऐसी संस्कृति केवल भारत की संस्कृति है, जो कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी सोचती है। तो इसलिए हमारा देश बाकी देशों से अलग है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आप सहज एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राष्ट्र हित में काम करते हैं, कई ऐसे मुद्दों पर भी आप हस्तक्षेप करते हैं जैसे भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हुए, जिसमें सामाजिक रूप से या किसी रूप से आप पर दबाव भी बनने प्रयास होता होगा। किस तरीके से उस ढांचे में आप अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो ये एक दीमक है जिसने हमारे समाज को बहुत हद तक खोखला कर दिया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि जो बीच की जो कड़ियाँ थी, जो कि भ्रष्टाचार में मग्न थी, उन कड़ियों को प्रधानमंत्री जी ने सिरे से हटा ही दिया है। तो सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार इसके लिए कार्य कर रही है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि जब तक समाज स्वयं आगे नहीं आएगा तब तक चीज़ों में परिवर्तन आसान नहीं होगा। होगा तो सही परिवर्तन, परंतु वो परिवर्तन धीमा होगा। समाज अगर आगे आएगा तो परिवर्तन जल्दी होगा। मैं जहाँ तक पर्सनल अपनी कैपेसिटी में मानता हूँ कि मुझे अगर कोई काम करवाना है तो मैं पैसे देकर के जल्दी उस काम को करवाने में विश्वास नहीं रखता। मैं हमेशा जो चैनल्स बने हुए हैं उस चैनल के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूँ, और यदि मेरा पेपर वर्क सही है, मेरी अप्रोच सही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उस चीज़ को रिजेक्ट कर पाएगा। और यदि फिर भी ऐसा होता है तो आपके लिए जनप्रतिनिधि है, कोर्ट है, लोकपाल है, हजारों तरीके की चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप उस चीज़ का समाधान करवा सकते हैं। तो जन सामान्य को आगे आना पड़ेगा। मेरे ऊपर भी कई बार ऐसी चीज़ें आती है कि कहीं पे भ्रष्टाचार के चीज़ें सामने लाई जाती है, तो उसका समाधान भी हम लोग अपने स्तर पर करने की कोशिश करते हैं, परंतु व्यक्ति को स्वयं अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि उसे सिस्टम के लूप होल्स पता हो और उसे सिस्टम की ताकत पता हो, ताकि वो सिस्टम में अपने कार्य अच्छे से करवा सके और भ्रष्टाचार की जो एक टोकरी है उसको क्रॉस करके और आसान तरीके से अपनी चीज़ें करवा सके। ये थे हमारे साथ खास चर्चा में भारत सरकार ने युवा परिषद सलाहकार समिति में चयनित हुए राजपाल सिंह जी राठौर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देश का युवा अगर अपने नैतिक मूल्यों को सुधार कर उनमें बदलाव कर लें तो पूरे देश में बदलाव हो सकता है। देखिए खास चर्चा सिर्फ NTV टाइम पर।